हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना 12th क्लास एमपी बोर्ड का बीएसटी सब्जेक्ट जिसके आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो 36 से 40 तक होंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आप औपचारिक संगठन से क्या समझते हैं, इसके लाभ और इसकी हानियाँ बताइए। द ऑर्गेनाइजेशन विच क्लियरली डिफाइंस द एक्टिविटीज, रिलेशनशिप, rights, duties and responsibilities of people at each level of management is known as formal organization. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जहाँ पर सबके रिलेशनशिप यानी कि संबंध, सबके कर्तव्य यानी कि जवाबदारी, सबके जो अधिकार होते हैं वो, और सबके जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है एक तरह से कर्तव्य जवाबदारी, और पीपल एट ईच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इज नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक औपचारिक संगठन में जितना भी ग्रुप होता है उस ग्रुप में सभी के आपस में रिलेशन, उनके राइट्स मतलब अधिकार, उनकी ड्यूटीज मतलब कर्तव्य और उनकी जवाबदारी बिल्कुल क्लियर रहती है कि उस आदमी को कौन से लेवल पर क्या काम करना है। द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम अंडर दिस सिस्टम। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्डर हैं वो ऊपर से नीचे की ओर पास होते हैं फिर दिए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी मेरिट्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लाभ बताइए। तो पहला पॉइंट है इसमें इजियर टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें हम जवाबदारी आसानी से तय कर देते हैं किस आदमी को क्या काम करना है। सेकंड पॉइंट, अफेक्टिव एकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो लक्ष्य है वो हमें बड़े आराम से प्रभावशीलता के साथ प्राप्त हो जाता है, या फिर हम अपना जो काम है वो बड़े आराम से समाप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब होता है स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं। अगर एक बार हमने कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, जैसे कोई गवर्नमेंट स्कूल वगैरह होते हैं, अगर एक बार वो खुल जाते हैं तो वो कई सालों तक चलते रहते हैं। भले ही घाटे में चल रहा हो, लेकिन सरकार कभी भी किसी भी गाँव वगैरह में जो गवर्नमेंट स्कूल है वो कभी भी बंद नहीं करती है। हमारा चौथा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स कैन बी इजीली अचीव्ड थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि सबके काम बिल्कुल क्लियर रहते हैं तो हमारा जो लक्ष्य है या फिर हमारा जो गोल है वो बड़े आराम से हमें प्राप्त हो जाता है। देयर इज यूनिटी ऑफ ऑर्डर एंड डायरेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एकता होती है और जो ऑर्डर है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर पास होते हैं और काम बड़े आराम से सरलता से हो जाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर फिक्स्ड इन केस ऑफ द फेलर्स। अगर हमारा जो टारगेट है वो हमें अचीव नहीं हो पा रहा है किसी भी कारणवश, तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बड़े आराम से जवाबदारी तय की जा सकती है कि कहाँ पर फॉल्ट हुआ या किसकी गलती की वजह से हमारा जो काम है या फिर हमारा जो टारगेट है वो हमें अचीव नहीं हो पाया है। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डीमेरिट्स यानी कि इसकी बुराइयां या दोष। तो पहला पॉइंट है हमारा डिलेस इन डिसीजन मेकिंग। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक तरह से गवर्नमेंट जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें जो फैसले वगैरह उनको लेने में काफ़ी देरी लगती है। दूसरा पॉइंट, देयर इज लैक ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे जो संगठन होते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन थोड़ा सा कम होता है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, in this organization there is always problem of control and coordination. ऐसे डिपार्टमेंटों में हमेशा कंट्रोल करने का यानी कि नियंत्रण करने का और आपसी सहयोग की दिक्कत बनी ही रहती है। इसकी जो चौथी डीमेरिट्स है, देयर इज ए लैक ऑफ इनिशिएटिव इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप ये मत समझो कि आपको ज़्यादा इनिशिएटिव मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं या जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आप उसमें काम भले ही अच्छा करो या बुरा करो, आपकी जो सैलरी पहले से फिक्स है, आपकी सैलरी वही रहती है। सम टाइम पावर एंड अथॉरिटी इज मिसयूज्ड। कभी कभी क्या होता है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आप
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में यानी कि अधिकारों के अंतरण में, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है विकेंद्रीकरण में अंतर बताइए। तो डेलीगेशन मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर्स। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? दूसरे लोगों को काम सौंप देना, एंड गिविंग देम अथॉरिटी, और जिसको हमने काम दिया हमें उसको कुछ पावर भी देनी होगी। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स ए सिस्टमैटिक डिस्पर्सन ऑफ द अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ डिपार्टमेंट। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में हम यही काम बड़े लेवल पर करते हैं और सारे के सारे जो अथॉरिटी या पावर है वो हम सारे लेवलों पर लोगों को देते हैं। दूसरा डिफरेंस, द स्कोप ऑफ डेलीगेशन इज लिमिटेड। जो डेलीगेशन होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, इसका जो स्कोप या क्षेत्र होता है वो छोटा होता है, सीमित होता है। जबकि जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है इसका एरिया या स्कोप जो होता है वो बड़ा होता है। तीसरा डिफरेंस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नीडेड इन ऑल टाइप ऑफ द एंटरप्राइजेस। जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है ये सारे के सारे एंटरप्राइज, चाहे वो फैक्ट्री बड़ी हो या छोटी हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो या छोटा हो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सभी जगह होता है। जबकि जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट नीडेड इन ऑल टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस। डिसेंट्रलाइजेशन सारे के सारे फैक्ट्रियां या ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। इट्स नीडेड फॉर बिग एंटरप्राइजेस। ये सिर्फ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है। हमारा चौथा डिफरेंस है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज मेड फॉर ए शॉर्ट पीरियड। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होती है वो एक छोटे समय के लिए होती है बस। अगर हम किसी को अधिकार या पावर दे रहे हैं तो कम समय के लिए देते हैं, छोटे समय के लिए देते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन इज मेड फॉर लॉन्ग पीरियड। जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो लंबे समय के लिए होता है। पांचवा डिफरेंस हमारा, एम्प्लॉयज आर गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑपरेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उसकी जवाबदारी तय कर देते हैं कि किसको ये वाला काम करना है। जबकि सेकंड तरफ क्या लिखा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज डिसेंट्रलाइजेशन। जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है ये हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक संगठन में तथा अनौपचारिक संगठन में अंतर बताना है हमें। तो सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड अंडर ए फिक्स्ड प्लान। जितने भी औपचारिक संगठन होते हैं उसमें प्लान पहले से तय हो जाता है कि हमने ये ग्रुप क्यों बनाया है और इसमें हमें क्या काम करना है। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो अनौपचारिक संगठन होते हैं, फॉर्म्ड और ऑर्गेनाइजेटेड स्पॉन्टेनियसली, ये अपने आप ही बन जाते हैं। दूसरा डिफरेंस, इट्स ऑब्जेक्टिव इज प्री डिटरमाइंड, क्रिएटिव एंड रिलेटिव टू डेवलपमेंट। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें पहले से तय रहता है क्या काम होना है, और इसमें जो रिलेशन होता है वो भी पहले से क्लियर रहता है, कौन किसके जूनियर सीनियर होगा। इस तरह से सारे के सारे डिपार्टमेंट का विकास होता है। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड मेंटल सेटिस्फेक्शन और सोशल सर्विस। जबकि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें सब लोग अपना अपना काम करते हैं और अपना काम करने के बाद सबको एक मानसिक संतुष्टि मिलती है कि हाँ हमने अपना काम आज का फिनिश किया है। तीसरा डिफरेंस, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टेबिलिटी एंड ए लॉन्गर लाइफ। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका जो लाइफ है वो काफ़ी लंबे समय का होता है। जबकि जो अनौपचारिक संगठन होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं या फिर इनकी जो लाइफ है वो छोटी होती है। स्कोप ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज वाइड। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका क्षेत्र बड़ा होता है, जबकि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनका जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी छोटा होता है। फिफ्थ नंबर का डिफरेंस जो है वो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली लार्ज। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो बड़े होते हैं और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो छोटे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जितने भी स्कूल वगैरह होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं और वो लंबे समय तक चलते भी रहते हैं। जबकि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो एक दो बिल्डिंग में ही खुल जाते हैं और उनकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती है, और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो छोटे भी होते हैं। मोस्टली गली मोहल्ले में छोटे स्कूल वगैरह ओपन हो जाते हैं।
आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आप डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण का महत्व बताइए। रिड्यूस द बर्डन ऑफ ए मैनेजर। डिसेंट्रलाइजेशन से मैनेजर लोगों का जो काम है वो काफ़ी कम हो जाता है। जो जरूरी काम है वो अपने पास रखते हैं और फालतू के काम जूनियर वगैरह को सारे लेवल पर दे दिए जाते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, जब हमने सारे के सारे काम जूनियरों में बांट दिए हैं तो हमें जूनियरों को कुछ पावर वगैरह भी दे देते हैं कि आपको जो काम दिया जा रहा है उस काम को करने के लिए आप अपने निर्णय या फैसले वगैरह भी खुद ही ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा हेल्प्स इन फेसिंग कंपटीशन। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। जब वो नया नया काम करते हैं तो वो कुछ नया सीखते हैं, तो इससे उनके कंपटीशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। इंसेंटिव्स टू वर्कर्स, जो हमारे वर्कर्स या जो जूनियर होते हैं हमारे, वो बड़े रिस्क और जोखिम वाला जब काम करते हैं तो हम उनका इंसेंटिव यानी कि सैलरी वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। मोटिवेट सबऑर्डिनेट्स, इस तरह से हम अपने जो सबऑर्डिनेट यानी कि जूनियर है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। हम उनको नए नए रिस्क वाले काम देंगे और अगर हमारे जूनियर वाला काम करके लाएंगे तो वो कुछ ना कुछ नया सीखते भी हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस या उनका जो मोटिवेशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। आप स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण का महत्व बताइए। अचीविंग गोल्स, अगर हमने एक सही आदमी को सही पोस्ट पर रखा है तो इसी को स्टाफिंग कहते हैं। तो इससे हमारा जो लक्ष्य है वो बड़े आराम से हमें प्राप्त हो जाता है। स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ एन एंटरप्राइज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे जरूरी चीज़ है स्टाफिंग। अगर हम एक सही आदमी को सही पोस्ट पर रखते हैं तो हमारा जो टारगेट है या जो गोल है वो बड़े आराम से प्राप्त हो जाएगा। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास माल बनाने के जितने भी रिसोर्सेज हैं, साधन हैं, उनका बढ़िया तरीके से हमारा जो स्टाफ है वो उनको यूज़ करेगा। मशीन के साथ कोई भी दुर्घटना वगैरह नहीं होगी और हमारा जो काम है वो काफ़ी स्पीड से हो जाएगा। इंक्रीजिंग प्रॉफिट, हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो लाभ है, उसकी भी कैपेसिटी या जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। स्टाफिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइजेस। अगर हमने एक सही पोस्ट के लिए सही आदमी को चुना है और वो अपना काम अच्छा कर रहा है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। डिक्रीज द कॉस्ट, अगर हम एक सही आदमी को चुन करके सही जगह पर रखते हैं तो काम जल्दी जल्दी हो रहा है, और जब काम जल्दी होता है तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हमारे माल बनाने की जो लागत है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, जब हमने सही आदमी को चुन करके सही जगह पर रखा है तो वो क्या करते हैं, हमारा जो स्टाफ है वो अच्छा काम करता है, और जब अच्छा काम करेगा तो काम जल्दी जल्दी हो रहा है, हमारा जो माल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो फैक्ट्री को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आज अपन ने ये 36 से 40 तक हमने आज क्वेश्चन पूरे स्टडी किए, समझे। ठीक है, आज की क्लास ओवर होती है, मिलेंगे हम नई क्लास में।